हम लोगों ने अपने चैप्टर ग्रेविटेशन को कंप्लीटली खत्म कर दिया है। पिछले वाले क्लास में हम लोगों को बेसिकली स्क्रीन पे पढ़ना पड़ा क्योंकि वो चीज ना ऐसा था जो कि आप आराम से इजिली समझ सकते हैं। तो बेसिकली कहा यह जा सकता है कि ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है और जहां जहां हमको जरूरत लगा कि केवल स्क्रीन पे समझा जा सकता है तो हमने उसको स्क्रीन पे समझा। जैसे सबसे पहला वाला क्लास हमारा स्क्रीन पे समझने वाला था, मास और वेट वाला, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हम लोग उसको स्क्रीन पे समझ लिए हैं। और पिछला वाला क्लास भी हम लोग स्क्रीन पे आके समझे थे। लेकिन जहां पे कुछ थ्योरी वाला पार्ट था, मतलब कि जहां पे थ्योरी वाला पार्ट था जो कि आप उसको ऐसे ही समझ सकते हैं, उसको हम लोगों ने अपने स्क्रीन पे कंप्लीट कर लिया। और जिसमें थोड़ा कुछ आपको ज्यादा समझना था, कुछ डिराइव करना था फॉर्मूला, उसको हम लोगों ने अपने बोर्ड पे समझा। तो बेसिकली कहा यह जा सकता है कि दोनों को मिलाते हुए, दोनों को मिला जुला के हम लोगों ने अपने चैप्टर को खत्म कर दिया और बेहतर तरीके से बल्कि हम लोगों ने खत्म किया। क्या इस पूरे चैप्टर में अभी तक जो फिलहाल हम लोगों ने समझा, क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं? यदि आप लोगों को कहीं पे दिक्कत रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा। लेकिन आज का जो हमारा क्लास होगा, इस चैप्टर का ना हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि पूरा चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, नहीं, पूरा चैप्टर नहीं, बल्कि इस पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूला का हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या कहता है, उसका एसआई यूनिट क्या है, वो कैसे आया, क्या वो बताता है हमको, ये सारा चीज हम लोग आज इसमें जानेंगे। बेसिकली आज का क्लास हमारा फॉर्मूला के ऊपर होगा। आपने जो पूरे चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा, क्योंकि चैप्टर हमारा थोड़ा सा लंबा है तो लगभग 10-12 क्लास हमारा जा चुका है, तो हो सकता है कि आप कुछ फॉर्मूला भूल गए होंगे, कुछ आपको याद होगा, तो सारा हमारा एक बार में रिवीजन पे हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग फॉर्मूला को सीख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा, उसका क्या मतलब था, और यदि समय बचता है लास्ट में तो हम लोग आज अपने न्यूमेरिकल्स को भी शुरू कर देंगे, क्योंकि आज से ही हम लोगों को बेसिकली न्यूमेरिकल्स का सिलसिला शुरू करना था। लेकिन पहले हमको ये लगता है कि आपको एक बार रिवाइज करा दिया जाए, जितने भी फॉर्मूले थे, उससे कॉन्सेप्ट थे, वो आपको यदि एक बार याद हो जाएगा तो आराम से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। मुश्किल से आप कम से कम 60% तो आराम से सॉल्व कर देंगे, लेकिन जब आप उसको जानेंगे तब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा रिवीजन हो रहा है, लेकिन किसका रिवीजन? खास तौर पे फॉर्मूला का, ठीक है। चलिए सबसे पहला याद कीजिए, हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? सबसे पहला वाला फॉर्मूला, हाँ, F इक्वल्स टू GM इंटू M बाई डी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था सबसे पहला वाला। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग समझते चलेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला कहता है ना कि देखो, और आपको ना बहुत कुछ याद भी आएगा, जब हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था तो हर चीज को हमने डीपली डिस्कस किया था। तो जब हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको ये चीज रिमाइंड भी आपका होता रहेगा कि आखिर हाँ ये चीज ऐसा ही था, ठीक है। देखिए, ये वाला फॉर्मूला जो था F इक्वल टू GM इंटू M बाई डी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था हमारा फोर्स को निकालने का। लेकिन ये कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमने कहा था कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब हमको दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, जब ये पूछा जाए तो हम लोग फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई कह रहा है कि देखो, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि धरती पर रखा हुआ है, तो बताइए कि धरती उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें जी का वैल्यू हमारा क्या रहता है? फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11, वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे। कैपिटल M हम लोग मान लेंगे अर्थ का मास, स्मॉल m हम लोग मान लेंगे उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि हमारे धरती के ऊपर रखा हुआ है। और d का मतलब डिस्टेंस, यानी कि धरती और उस ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, वही हम लोग। अच्छा, और याद कीजिए, डिस्टेंस से हमारा क्या होता था? रेडियस होता था। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस पुट कर देंगे। अभी ना पहले आप इसको समझते चलिए, फिर न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और पहला जो न्यूमेरिकल आपका चैप्टर का है एक्सरसाइज वाला, वो इसी के ऊपर है, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब पुट करेंगे? जब हमसे क्या पूछा जाए? ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए। तो जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमसे पूछा जाएगा कि धरती किसी ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। बस इसमें करना क्या है, जी का वैल्यू आपको डालना है, इसमें अर्थ का मास आप m मान लीजिए, कैपिटल M, और ऑब्जेक्ट का मास आप स्मॉल m मान लीजिए। और ऑब्जेक्ट और धरती के बीच में कितने दूरी पे वो रखा हुआ धरती से, उसका आप डिस्टेंस पता कर लो। आप वैल्यू फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करो, आपका ग्रेविटेशन फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा फॉर्मूला इसी से हमारा निकला था, कैपिटल जी का। याद कीजिए, कैपिटल जी का क्या फॉर्मूला था भाई? एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम, यही था। आप इसको यहां से भी देख के निकाल सकते हैं। आप जी को इधर ही रहने दो, और ये आपका डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एफ डी स्क्वायर हो गया। और ये दोनों आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा।
यानी कि दूसरा हमारा फॉर्मूला था G इक्वल्स टू FD²/m × m। अब ये फॉर्मूला क्या कहता था देखो, और हमने बार बार आपको क्लास में कहा था कि इस वाले फॉर्मूले पे आपका न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम आता है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हमको कहता क्या है कि आप G का वैल्यू निकाल के दिखाओ, और G का वैल्यू हमको पहले से मालूम है कितना होता है। अच्छा पहले ये है क्या, G यूनिवर्सल, नहीं, हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते थे। मतलब थोड़ा सा और इसके बारे में लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना होता था 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि इसके सारे यूनिट के साथ हम लोगों ने लिखा तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यदि न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं पे 6.7 भी इस्तेमाल करना पड़े तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसी को हम लोग राउंड ऑफ करके लिखते थोड़ा सा 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बेसिकली है वही चीज, हम लोग न्यूमेरिकल्स में ना कभी कभी ये भी इस्तेमाल कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा वही चीज है, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स हमारा आसान कर देता है। तो 6.673 के जगह पे आप 6.7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें हमारा, ठीक है। लेकिन अब सवाल है कि सर क्या इस पे आपका न्यूमेरिकल्स आता है? नहीं, इस पे आपका न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। मान लीजिए कभी आ भी गया तो हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इस पे ना न्यूमेरिकल्स जनरली नहीं आता है। मालूम है क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपका किसको निकालने के लिए है, कैपिटल जी का वैल्यू निकालने के लिए, और कैपिटल जी का वैल्यू आपको पहले से मालूम है। तो अच्छा ये जो कैपिटल जी है हमारा, इसका जो वैल्यू है ये क्या था, आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये वैसा फोर्स था जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा लगेगा, हमेशा, चाहे आप धरती पे रहिए, चाहे आप चंद्रमा पे रहिए, मार्स जुपिटर कहीं पे भी रहिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो हमेशा फोर्स लगता रहता है। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ये अलावा कोई एक फोर्स है अलग सा, जो कि हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मेरे बॉडी और इस मार्कर के बीच में फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और कितना फोर्स लग रहा है 6.673 × 10⁻11। देखो -11 का मतलब हो गया कि इसका वैल्यू ना बहुत कम है, और इतना कम है कि मेरे और इसके बीच में फोर्स लग तो रहा है लेकिन हमको कोई फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वैल्यू बहुत कम है, फोर्स बहुत कम लग रहा है, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना। तो वही था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और इसका मतलब ये हमारा वैल्यू कैसे आया, इसका डेरिवेशन यदि आपको देखना है तो आपको पिछले वाला क्लास देखना पड़ेगा। हालांकि आपने तो अटेंड किया है, जिसने अटेंड नहीं किया है क्लास, मेरे हिसाब से शायद सेकंड वाले क्लास में था, सेकंड या थर्ड वाले क्लास में ऐसा कुछ होगा। तो सेकंड वाले या फिर थर्ड वाले क्लास में हमने इसका वैल्यू पुट किया था और इसके बारे में हमने डीपली डिस्कस भी किया है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हमारा जरा बताइए आप क्या था, याद है आप लोगों को? स्मॉल जी का वैल्यू, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या था? Gm/r²। चलिए बताइए इसका मतलब क्या था? स्मॉल, देखो यहाँ पे ना हमारे पास दो जी इस्तेमाल होता है, कैपिटल जी और एक स्मॉल जी। इसका मतलब थोड़ा बताइए। स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है, और अच्छा एक बात और, पहले इसमें ना हम लिखते चलते हैं, नहीं तो शायद आप भूल जाएंगे। ये हमारा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग कैसे पता करते थे? और हमने कहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अच्छा और एक बात और, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो जगहों पर निकाला था अपने क्लास में, एक अर्थ पे और एक मून पे। अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना था? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हमने अर्थ पे वैल्यू निकाला था, अर्थ पे निकाला था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यदि 9.8 के जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखना पड़ जाए किसी किसी न्यूमेरिकल्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमने मून पे भी निकाला था। मून पे कितना था बताइए? बिल्कुल 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इसको न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं पे 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ रहे तो अभी आपको गलत नहीं समझना है, क्योंकि राउंड ऑफ करके आप 163 को क्या कर सकते हैं, 7 आप लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बताता था? ये बताता था कि यदि हमारा
कोई ऑब्जेक्ट यदि हम धरती के ऊपर फेंकते हैं तो जब वो नीचे गिरेगा तो वो हर सेकंड क्या करता रहेगा, अपना वेलोसिटी गिरने का जो है वो 9.8 बढ़ाता रहेगा हर सेकंड। इसीलिए जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं तो वो बहुत ही नीचे से तेजी, लेकिन बहुत ही तेजी से नीचे आता है। कोई दिक्कत इसमें? तो यही था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो यहाँ पे ना हम टोटल इसके बारे में डीप में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बताने लगेंगे ना तो फिर आपको 10-12 क्लास फिर से लग जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक के ऊपर हमारा एक सेपरेट क्लास था। ठीक है, तो यदि आपको इसके बारे में गहराई से जानना है ऑनलाइन में बच्चे, यदि आपने से कोई भी ऐसा है आप में से जिन्होंने इस वाले क्लास को अटेंड नहीं किया है तो आप इसको एक बार, शायद ये सेकेंड या थर्ड लेक्चर में होगा मेरे हिसाब से, आप वहाँ पे एक बार देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये पूरा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला था, स्मॉल जी का वैल्यू। तो स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ पे 9.8 और मून पे हमारा 1.63। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हुआ। तीसरा के बाद चौथे नंबर के फॉर्मूला पे आइए। चौथा नंबर फॉर्मूला हमारा कौन सा था? यदि आपको याद आ रहा होगा तो हमने बताया था आपको 3 मोशन के जो हमारे इक्वेशन थे उसको हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे अपने ग्रेविटेशन चैप्टर में। चलिए, पहला हमारा था v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² बराबर 2as। इसी के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। और इसमें ना हमने आपको एक चीज बताया था कि जहां पे a रहे वहां पे g डाल देना है और जहां पे s रहे वहां पे h डाल देना है, सिंपल, यही था हमारा। चलिए, इसमें ना आपको 3 चीज पढ़ना है। पहला v = u + at, दूसरा आपको इसमें पढ़ना है s, ये स्मॉल s याद रखेगा, s = ut + ½ at², और तीसरा आपको इसमें पढ़ना था v² - u² बराबर 2as। s यहाँ पे दोनों में हमारा स्मॉल है, v भी यहाँ पे हर किसी में जहां पे आप देख रहे हैं वो सब स्मॉल में है। ये था हमारा, और यही हमारा इक्वेशन किस चैप्टर का था याद कीजिए, मोशन चैप्टर का। यही अब हमारा ग्रेविटेशन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा। अब हमारा नया क्या बनेगा, नया इसमें से हमारा क्या बनेगा, देखिए हमारा नया बनेगा ये v = u + gt बन जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, तो एक जगह पे हम g लिख सकते हैं। बस फर्क क्या है, ये एक्सेलरेशन आपका नॉर्मल वाला एक्सेलरेशन जो हम लोग पढ़ते थे मोशन चैप्टर में, और ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही वाला। ठीक है, तो ये हमारा ये तैयार हो गया। उसके बाद इसमें से हम लोग क्या पढ़ते थे, s के जगह पे केवल क्या डाल देना है, h डाल देना है, कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हाइट। जैसे मान लीजिए हमारे मार्कर का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस ये हमारा, इसी को ऊपर कर देंगे तो डिस्टेंस ही क्या बन गया, इसका हाइट बन गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं s के जगह पे h = ut + ½ gt², क्योंकि यहाँ भी a था तो a के जगह पे हमने g पुट कर दिया। ठीक है, अगला v² इसमें हमारा रहेगा सेम, -u² भी रहेगा बराबर 2a है तो g लिख देंगे, s है तो h लिख देंगे। ये आपका तैयार हो गया। इट मीन्स हम लोगों को जो इस चैप्टर में इस्तेमाल करना है इक्वेशन, ये तीनों इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमको ये तीनों इस्तेमाल करना है। और याद कीजिए, यदि आपको याद आ रहा हो तो जब हमने आपको ये चीज बताया था तो वहां पे ना बगल में हमने 5 पॉइंट भी लिखा था कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ेंगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, कोई चीज नीचे से ऊपर फेंक देंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में माइक्रो सेकंड के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट रुकता जरूर है। उसी प्रकार से हमने बताया था कि जितना टाइम आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं उतने टाइम में वो नीचे भी आता है, यानी कि जाने का टाइम और आने का टाइम दोनों का सेम होता है। इस प्रकार से हमने टोटल 5 पॉइंट हमने आपको बताया था। उसी प्रकार से एक चीज और था इसमें हमारा, जब कोई चीज हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा माइनस में होता है, क्योंकि हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे होते हैं। लेकिन जब कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फेवर में होता है ग्रेविटेशन के, इसलिए हम लोग उसमें पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लीजिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 5वें नंबर में हमने आपको पढ़ाया था, यदि आपको याद आ रहा होगा तो W = mg था हमारा, और ये फॉर्मूला किस चीज के लिए था थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। W का मतलब था वेट, और वेट का मतलब ही होता है फोर्स, सिंपल सा बात है। और हमने आपको बहुत बार कहा था कि जब भी आपको ना वेट समझ में नहीं आए तो सिंपल से समझ लीजिएगा फोर्स, बस बात खत्म। तो हमने ये वाला फॉर्मूला आपको किस सेंस में बताया था, इस सेंस में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट आप कैसे पता करोगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ W = mg, जैसे मान लीजिए
हमको ना अपना वेट पता करना है किस पे, अर्थ पे। तो m का मतलब हम अपना मास डालेंगे और स्मॉल g का वैल्यू यहाँ पे कौन सा डालेंगे, अर्थ का या मून का, अर्थ पे, क्योंकि हम लोग अर्थ पे निकाल रहे हैं। तो स्मॉल g का वैल्यू अर्थ पे होता है 9.8। यानी कि हमको यदि अपना वेट निकालना है अर्थ पे तो सिंपल से हम अपना मास यहाँ पे डालेंगे और उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा जो वेट होगा अर्थ पे वो निकल जाएगा। उसी प्रकार से अब हम यहाँ से उठ के चले गए मून पे, मान लीजिए, ठीक है। अब मून पे मेरा वेट कितना होगा, मास तो सेम रहेगा, मास हमारा बदलता नहीं है, तो मास का वैल्यू हम सेम लिख देंगे और जी का वैल्यू इसमें हम लोग अब मून का दे देंगे 1.63, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको डिटेल डिस्कस किया था, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अच्छा, ये तो तरीका हमारा था वेट को पता करने का, थोड़ा सा लंबा तरीका, जिसमें आपको दो चीज मालूम होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का मास भी मालूम होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का मास भी मालूम होना चाहिए, और जहां पे आप उसको वेट निकालना चाह रहे हो उसका आपको एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी भी मालूम होना चाहिए। लेकिन हमने आपको एक और आसान तरीका बताया था, एक टॉपिक ही था हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा बताइए। हम लोग क्या लिखे थे, थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून क्या होता था, 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन दी अर्थ। ये हमारा ना थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका था। मतलब देखो, यदि आप अपना वेट अर्थ पे निकालोगे, मून पे निकालोगे, तो आपको दो चीज चाहिए होगा, अपना खुद का मास और जहां पे आप निकालना चाह रहे हैं उसका जी का वैल्यू। लेकिन ये हमारा तरीका ऐसा था जिससे हम लोगों को मात्र वेट दिया हुआ रहे ना किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे, तो उसका वेट हम मून पे आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून किसके बराबर होगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट का मून पे वेट कितना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना है, बस आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से, या फिर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो सिंपल से आप उसको डिवाइड कर दो 6 से। हमने ये भी कहा था। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरा वेट अर्थ पे 60 न्यूटन है, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अर्थ पे मेरा वेट 60 न्यूटन है, तो मेरा वेट मून पे कितना हो जाएगा, बस आप इसको 6 से डिवाइड कर दो। हालांकि 1/6 है, लेकिन 1 का कोई मतलब यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं 60 न्यूटन इंटू 1/6, इसका मतलब तो सिंपल सा वही हुआ कि 6 से इसको आप क्या करो, सिंपल सा डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी कि अर्थ पे मेरा वेट 60 न्यूटन है, तो मून पे मेरा वेट 10 न्यूटन हो जाएगा। इसी तरीके से करना है। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे पुट करेंगे, बस आपको किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे मालूम चल जाए तो आप मून पे इजीली निकाल देंगे। क्या करेंगे, बस आप 6 से उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा हो गया 6वां नंबर। और 7वां नंबर हमारा फॉर्मूला कौन सा था, याद कीजिए थोड़ा। 7वां नंबर हमारा फॉर्मूला था प्रेशर वाला। प्रेशर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्रेशर क्या था जरा देखिए, प्रेशर था थ्रस्ट बाय एरिया। अच्छा, थ्रस्ट हमारा क्या कहलाता था, फोर्स, हाँ परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, लेकिन फोर्स बाय एरिया। इसको शॉर्ट में और हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स के लिए F, एरिया के लिए A। तो हैंड्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकला, P इक्वल्स टू F/A। बस बात खत्म। यही था आपका प्रेशर का फॉर्मूला, P इक्वल्स टू F/A। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर के बाद 8वें नंबर पे हमारा फॉर्मूला कौन सा था, 8वें नंबर पे हमारा फॉर्मूला था डेंसिटी वाला, है ना, मास बाई वॉल्यूम। चलिए वो भी लिख लीजिए आप। डेंसिटी का था मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और इसका यूनिट क्या होता है, आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। मास का होता है केजी और वॉल्यूम का होता है पर मीटर क्यूब। यही हो गया इसका SI यूनिट। तो इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं अभी फिलहाल। तो ये हमारा डेंसिटी क्या हो गया। अच्छा, डेंसिटी चूंकि आपने बता दिया, तो एक हमारा और डेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला था, याद कीजिए, रिलेटिव डेंसिटी। याद आया। 8वें के बाद 9वें नंबर पे आप यहां पे आ जाइएगा, रिलेटिव डेंसिटी में ना हमने क्या बताया था आपको, यदि आपको याद आ रहा हो तो हमने बताया था कि जब भी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं ना, तो आपको यहाँ पे हर वक्त पानी का डेंसिटी लेना ही पड़ेगा।
क्योंकि जब भी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो आपका जो भी सबस्टेंस है उसका तो आपको डेंसिटी लेना ही है, लेकिन यहाँ पे आपको पानी का डेंसिटी ऑटोमेटिक ले लेना है। आपको वो बुक में यानी कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वही कुछ यहाँ पे हमने लिखा भी था, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वही चीज था। चलिए, तो डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंपल सा आप इसमें याद रखिएगा ये चीज कि हम लोग जब भी डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो किसके संदर्भ में यानी कि किसके कॉन्टेक्स्ट में निकालते हैं, वाटर के कॉन्टेक्स्ट में निकालते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे वाटर का डेंसिटी तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा रिलेटिव डेंसिटी। और 10वें और आखिरी नंबर पे हमारा था, याद कीजिए आप, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था, देखिए, buoyant force acting on an object equal to weight of fluid displaced by that object। थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं हम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था, ARCHIMADAS। तो ऐसा स्पेलिंग यदि गलत हो जाए तो आप लोग एक बार इसको सुधार लीजिएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्पेलिंग इसमें PRINCIPLE, और स्कूल वाले प्रिंसिपल का क्या होता है, AL होता है। तो ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। तो इसमें लिखना है हम लोगों को बुआयंट फोर्स, इसको अभी हम समझाते हैं थोड़ा सा, बुआयंट फोर्स अभी हम समझा भी देंगे आपको। ठीक है, बुआयंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू weight of fluid displaced by that object। तो buoyant force acting on an object equals to weight of fluid displaced by that object। ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। थोड़ा सा इसके बारे में आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इसे आप समझिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक बाल्टी है, सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक बाल्टी है और इस बाल्टी में हमारा पानी रखा हुआ है। ठीक है, इस बाल्टी में पानी है और हमने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, चलो पत्थर का टुकड़ा छोड़ो, एक ईट उसको हमने इसमें डुबा दिया। ठीक है, इनकी हमारा बाल्टी है और वो हमारा पानी से पूरा ऊपर तक लबालब भरा हुआ है, बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ है। ठीक है, और ऑब्वियस बात है, यदि पूरे टॉप तक पानी भरा हुआ है तो हम जब ईटा डालेंगे उसमें तो कुछ पानी नीचे गिरेगा, कुछ पानी बाल्टी के नीचे गिर जाएगा। तो कुछ पानी, आप मान लो कि यहाँ हमारा ये पानी नीचे गिर गया, कुछ पानी हमारा नीचे गिर गया। तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो, और आपने ये भी चीज पढ़ा था ना, जब भी हम लोग कोई चीज पानी में नीचे डालते हैं तो हमारा पानी उसके ऊपर एक अपवर्ड की ओर फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग बुआयंट फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि देखो, इस पत्थर के ऊपर यानी कि इस ईटा के ऊपर पानी बुआयंट फोर्स कितना लगा रहा होगा, जितना इस पानी जो नीचे गिरा इसका क्या होगा, वेट होगा। यानी कि बुआयंट फोर्स उतना ही लगेगा इस ईटा के ऊपर। अच्छा, बुआयंट फोर्स लगाएगा कौन, पानी लगाएगा। तो इस पत्थर के ऊपर पानी उतना ही बुआयंट फोर्स लगाएगा जितना कि इस जो पानी हमारा नीचे गिरा उसका वेट होगा। यानी कि बुआयंट फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ फ्लूइड। सिंपल सी बात है। तो ये हमारा हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए, अब यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को, तो सब कोई जहां पे किसी को यदि दिक्कत है, और मेरा तो ये आपसे सजेशन रहेगा कि बार बार चैप्टर को यानी कि पेज को पलटने से बढ़िया आपके लिए रहेगा, सभी के लिए, कि आप ना इन सारे फॉर्मूले को एक जगह पे लिख लो। एक यदि व्हाइट पेज रहे तो ऊपर में आप हेडिंग डालो फॉर्मूले, और आप ये पूरा 10 का 10 फॉर्मूला आप लिख लो। क्योंकि यदि आपके सामने रहेंगे ना तो आप इसको इजिली कैप्चर कर पाएंगे हर बार। और यदि आपसे हो सके तो आपको, यदि आपके सहूलियत के हिसाब से, तो आप इसको घर में चिपका भी देना, जहां पे जाएं वहां पे आपको इसमें ध्यान जाता रहे। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। लेकिन फिर सवाल है कि सर अभी तो केवल हमने फॉर्मूला समझा है, इसके मतलब को समझा हम लोगों ने, लेकिन इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा, यही तो हमारा मेन चीज है ना। चलिए, अब वही हम लोग शुरू करते हैं। इसको आप लोग एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सभी के ऊपर यदि आप ध्यान देंगे
तो इन सभी के ऊपर हमारा ना एक एक टॉपिक है, बिल्कुल एक एक टॉपिक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आपका एक टॉपिक था, इस जी के वैल्यू को निकालने का हमारा एक अलग ही टॉपिक था, इसका भी वैल्यू निकालने का हमारा अलग टॉपिक था, इसके लिए भी हमारा एक अलग टॉपिक था, वेट के लिए हमारा एक अलग ही क्लास था, और वेट ऑन ऑब्जेक्ट ये तो पूरा अलग ही था, प्रेशर के लिए हमारा एक अलग क्लास था, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को आप एक में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये तो आपके अलग ही था। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर भी आपका क्या था, बॉयंट फोर्स था, उसमें फिर एक टॉपिक था कि कोई ऑब्जेक्ट डूबता क्यों है, कोई फ्लोट क्यों करता है। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है मोटे मोटे शब्दों में कि इन सभी फॉर्मूले के ऊपर आपका एक एक टॉपिक ही था। तो इन सभी फॉर्मूले को जो थोड़ा सा और डीप में समझना है तो यदि हम समझाने लगेंगे ना तो दोबारा आपका 10 क्लास लग जाएगा, लेकिन 10 दिन और आपको टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आज यदि आप पिछले वाले क्लास को देख के यहाँ पर आए हुए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब चीज समझ में है, लेकिन नहीं देखे हैं तो आप एक बार पूरी तरीके से पीछे जाइए। यदि आप, और हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा इस चैप्टर में कंफ्यूजन हो, यदि आप शुरुआत से भी नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इस चैप्टर को देख, इस क्लास को देख रहे हैं तो फिर आप शुरुआत से एक बार देख लीजिए। और चूंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखना भी चाहिए आपको, ठीक है। और यही चीज आपको क्लास 10th में नहीं बल्कि 11th में मिलेगा, और वहां पे जब आपको मिलेगा ना ये चीज डायरेक्टली आपको परेशान करेगा। और हमेशा इस बात को आप याद रखिएगा, जब आप 11th में ग्रेविटेशन को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये बेसिक चीजें नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि 11th का टीचर ये आपसे एक्सपेक्ट करके चलता है कि आप ये सब क्लास 9 में पढ़ के आए हुए हैं। आपको मालूम है जब 11th में आपको ये चीज मिलेगा और जब वो बेसिक आपको दोबारा ये चीज बताने लगेंगे ना, पहली बात तो कोई टीचर जल्दी बताता नहीं है बेसिक चीज, क्योंकि उनको मालूम होता है बच्चा पढ़ के आया है उसको मालूम है, लेकिन हमारा स्टूडेंट लाइफ में क्या हम लोग चीजों को भूल जाते हैं। तो इस चीज को आप, और हाँ सही बात है ये भी है कि आगे जाके जो भी बच्चे पीसीएम लेंगे खास करके, यानी कि जो बेसिकली फिजिक्स लेंगे, पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आ गया हमारा, उसमें तो फिजिक्स ही है हमारा, जो फिजिक्स लेंगे खास करके आप इस कॉपी को बेचिएगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं साल के अंत में कबाड़ी में बेच देते हैं, नहीं बेचिएगा इसको, बहुत फायदेमंद हो जाएगा आपके लिए 11th के लिए, ठीक है। अभी मेरे बात को थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसका क्या यूज है 11th में, लेकिन इसका डायरेक्टली यूज है। ये चीज आपको 11th में बिल्कुल नहीं बताया जाता है, इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल से शुरू होता है उसमें, समझ के बात को। तो इसको आप कॉपी फेंकिएगा नहीं, इसको मिटा दें आप। अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। चलिए, मेन हिस्सा तो हमारा न्यूमेरिकल्स का ही है। एक बात और हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, देखिए आपके इस चैप्टर में ना 2 प्रकार का क्वेश्चन है, एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन आंसर टाइप जो कि आप स्टेटमेंट में लिखते हैं कुछ रीजन के साथ इस तरीके का, और एक आपका सवाल है न्यूमेरिकल वाला। तो हम यहाँ पे कौन सा बताने वाले हैं आपको, न्यूमेरिकल। और थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है आंसर क्वेश्चन के टाइप, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि रीजन है इसके पीछे। क्वेश्चन आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में ना जितना भी कुछ चीज पूछा गया है वो लगभग 95% हमने आपको क्लास में बता दिया है। 5% हमने क्यों नहीं बोला, क्योंकि 5% में थोड़ा सा लॉजिक दिया हुआ होगा, उसको आप थोड़ा सा पीछे के क्लासों से रिलेट करके बनाएंगे ना, वो भी आपका बन जाएगा। तो उसमें भी यदि कोई डाउट रहे तो आप लोग आके क्लास में पूछेगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो बेसिकली हम क्या थ्योरी वाला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ दें, आप उसको एक बार कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपसे ये पूछेगा ना व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, फ्री फॉल से आप क्या समझते हो, क्या आपको नहीं मालूम फ्री फॉल क्या है, आराम से आप पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे पूछेगा आपसे, ऐसे बोलेगा। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि हमारा जो मून है उस पर कोई ऑब्जेक्ट का वेट 6 गुना कम क्यों हो जाता है। ऑब्वियस ये बात है, कम इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कम है, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार का आपसे क्वेश्चन आंसर टाइप का पूछेगा, उसमें थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइएगा, अपना जो पीछे हमने बताया है आपको वो चीज इस्तेमाल कीजिएगा तो आराम से आपका बन जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स से, ठीक है। लाइए न्यूमेरिकल्स आपका हम बता देते हैं कहाँ कहाँ पे है, और जो क्वेश्चन आंसर वाला होगा आप इसको एक बार देखिएगा। सबसे पहला ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में आप आ जाइए। इसमें ना सबसे पहला आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन नंबर 3 में, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो सब कोई अपने सामने एनसीईआरटी बुक को खोल के रखेंगे, सॉल्यूशन नंबर ब्लू से लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। यहीं से हमारा मेन क्लास आज का शुरू हो रहा है, सॉल्यूशन नंबर 3। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और जिसको क्वेश्चन लिखने का मन है अपने बुक से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे ना क्वेश्चन का नंबर बस डाल दीजिए तो वो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से।
तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है धरती के सरफेस पे, तो बताइए कि धरती यानी कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, यही आपसे सवाल में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, पहला वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का मास है वो दिया गया है 1 kg, तो ऑब्जेक्ट के मास को हम लोग क्या मानते थे, स्मॉल m मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू m मान लेते हैं, और वो दिया गया है 1 kg, ठीक है। अगला बढ़ते हैं आगे, इसमें देख लेते हैं और भी कुछ दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है फिर आपको सॉल्व करने के लिए। मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। मास दिया गया है अर्थ का, वो भी आप लिख लीजिए, मास ऑफ अर्थ, इसको हम लोग क्या मानते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं। तो 6 × 10⁻24 kg हमारा अर्थ का मास हो गया, ठीक है। उसके बाद एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज, और अर्थ का रेडियस भी दिया गया है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ का रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R, बराबर कितना दिया गया है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिए क्या सब कोई अपने SI यूनिट में है, बिल्कुल SI यूनिट में है, सब कोई अपने SI यूनिट में है, ठीक है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे इसके लिए, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स पूछा गया है तो आप फॉर्मूला लगाओगे F = gm × m/d² आप लगाएंगे, ठीक है। पहले पता करो इस फॉर्मूला में जो चीज चाहिए क्यों आपके सब के सब वैल्यू आपके पास है, पता करो जरा। आपको जी चाहिए, कैपिटल जी, क्या आपके पास कैपिटल जी का वैल्यू है, नहीं है, अभी नहीं है, लिख लेंगे, हमको तो इसका वैल्यू मालूम है, तो लिख लीजिए जी का वैल्यू। जी का वैल्यू होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। कैपिटल जी का वैल्यू मिल गया, कैपिटल एम हमने मास माना है अर्थ का, वो भी हमको मिल गया, स्मॉल एम हमने ऑब्जेक्ट के मास को माना, वो भी हमको 1 kg मिल गया। अब हमको इसमें डिस्टेंस पता करना है, लेकिन हमको यहाँ पर रेडियस दिया गया है। इट मीन्स मान लीजिए कि कोई, मान लो कि हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इन दो यहाँ, अच्छा, और ना रेडियस दिया गया अर्थ का, यानी कि रेडियस का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अर्थ का रेडियस दिया गया है, तो क्या अर्थ का रेडियस ही इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस नहीं बन गया, बिल्कुल। इट मीन्स हमारा आर ही क्या बन गया, डिस्टेंस बन गया, रेडियस बन गया, सॉरी मतलब रेडियस ही हमारा डिस्टेंस बन गया। अब तो हमारे पास सब कुछ है, अब आप वैल्यू इस पे पुट कीजिए, आंसर निकाल के दिखाइए। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से। जी का वैल्यू 6.673 × 10⁻11। अच्छा, आप ना ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे 6.673 ना लिख के 6.7 कर लो, अपने सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था। आप क्या कर लो, केवल 6.7 × 10⁻11 कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल आपका। 6.7 × 10⁻11 इंटू कैपिटल एम का वैल्यू कितना है आपके पास, 6 × 10⁻24 इंटू स्मॉल एम का वैल्यू कितना, 1, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो डिस्टेंस आपके पास, आपका रेडियस भी क्या हो चुका है, डिस्टेंस बन चुका है। तो 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर करो, ठीक है, हमने इतना किया। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ना, अब यहाँ पे आप सावधान हो जाइए, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा 10⁻11 है और ये हमारा 10⁻24 है। इट मीन्स बेस सेम है तो पावर हमारा क्या होता है, ऐड होता है, पहले वो कर लेते हैं। तो 6.7 यहाँ पे आप लिखो, इसका आपने काम अभी कुछ नहीं किया है 6 का, तो आप इसको यहाँ पे लिख दो, और 10⁻11 और 10⁻24 है, तो पावर हमारा ऐड होगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो हमारा कितना वैल्यू होगा, 10⁻+13 आ जाएगा, इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ना क्या हम इसको ऐसे नहीं कर लिख सकते हैं, जरा देखो तो 6.4 × 6.4,
क्योंकि होल स्क्वायर है मतलब 6.4 को हम 2 बार लिख सकते हैं। और जब भी हमारा यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है और इसका भी होल स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारा पावर ऐड होता है या मल्टीप्लाई होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 12। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाला जैसा अभी फिलहाल उसको रहने दो, 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4। अब ये हमारा 10 टू द पावर 12 नीचे है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अब 6.7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर कितने हो जाएंगे? अब 1 हो जाएंगे। 10 टू द पावर 1, क्या 1 लिखने की जरूरत पड़ती है? नहीं, तो आप 1 को छोड़ दो, यानी कि केवल आप सिंपल से समझो ना, 12 प्लस -12 आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात आपका वैल्यू 1 आएगा। तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका इतना से काम चल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है 6.4 इंटू 6.4। और हमने आपको ना मैथ में और फिजिक्स में भी बार बार कहा है कि पहले आप डेसिमल से बचो। डेसिमल बहुत खतरनाक होता है, उससे आप बचो। कैसे बचेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे 6.7 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 67/10 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 6 है, रहने दो। उसके बाद 10 है, रहने दो। यहाँ पे 6.4 है तो इसको हम 64 लिखेंगे और ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको भी क्या करेंगे? 64 लिख के ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ रही है? चलिए, सारा वैल्यू हमारा बस सही होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बड़ा आराम से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 10 से हमारा 10 कैंसिल हो गया और हमारा और भी इसमें कैंसिल हो सकता है। चलो थोड़ा सा ना इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे इसको आप 2 से काटोगे तो 5, इसको 2 से काटोगे तो 32, इसको फिर 2 से काट लो 5 और इसको काट लो 32। ठीक है, और भी हमारा कट रहा है, काट लेते हैं। जब कटेगा तो काट लेंगे। नहीं, अब थोड़ा सा ना अगले वाले स्टेप में काटते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे ना ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, बहुत ही गंदा लगने लगेगा। इसको हम लोग 67 इंटू 6 इंटू 5 5 जा 25 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 32 इंटू 32। चलिए अब थोड़ा सा काटते हैं, अच्छा लगेगा अब काटने में, क्योंकि गंदा नहीं लगेगा। ठीक है, इसको काट सकते हैं हम लोग 2 से 3 बार में और 2 से 16 बार में। अब तो मेरे हिसाब से नहीं कटने वाला कोई, अब नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? 67 इंटू 25 इंटू 3 कितना? 75 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 16। चलिए, क्या ये अब हम आपके ऊपर काम छोड़ दिए वाला हो जाएगा? चलो एक बार हम कर ही देते हैं। कितना है इसमें? 67 इंटू 75, इसका वैल्यू आएगा आपके पास 5025 और डिवाइड करना है 32 इंटू 16 से। 32 इंटू 16 से करना है तो 512। अब पूरा आप एक बार डिवाइड कर दो इसको, कितना है? 5025 डिवाइडेड बाई 512। आपके पास आंसर आएगा 9.8144, लंबा आ जाएगा। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे 9.8 न्यूटन लिख देंगे, बस बात खत्म। क्योंकि आप निकाल क्या रहे थे? फोर्स निकाल रहे थे, तो सिंपल सा फोर्स मतलब न्यूटन है ना, एस यूनिट उसका न्यूटन। तो यहां से हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारा जो टोटल ग्रेविटेशन फोर्स आया इन दोनों के बीच में, अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, वो 9.8 न्यूटन का आया, बस सिंपल सा। इसी प्रकार से आपका सवाल बनेगा। तो हैंस F इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने ये वाला सवाल कंप्लीट किया। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये ना धीरे धीरे आपको मालूम चलता आ रहा होगा, अब पता चल रहा होगा कि किस प्रकार के सवाल में कौन सा फॉर्मूला हमको लगाना ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को खत्म कर लेंगे। अगला 3 नंबर के बाद जो आपका अगला फिर न्यूमेरिकल है, बाकी बीच में बहुत ही थ्योरी वाला क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए।
फिर नहीं होगा तो हम बताएंगे। इसके बाद आप आ जाओ सवाल नंबर 12 में आ जाओ। सवाल नंबर 12, 3 के बाद डायरेक्ट 12, क्योंकि इसके बीच में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सब थ्योरी वाला क्वेश्चन है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। 12 नंबर है, तो 12 नंबर क्वेश्चन जिसको लिखना है आप एक बार कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो फिर हमारे बुक से भी काम चल जाएगा। लेकिन पहले आप सवाल को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कहा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। यानी कि ये कह रहा है ना, सिंपल सा ना, ये बात आपसे ये कह रहा है कि अर्थ मतलब मून पे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 1/6 हो जाता है, यानी कि घट जाता है। लेकिन यहाँ पे ना स्टेटमेंट को घुमा दिया थोड़ा सा, आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, बेसिकली आपसे कहना वही चीज चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा तरीका इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर रहा है, मून का बात कर रहा है, अर्थ का बात कर रहा है, ये क्या चीज है? सब चीजों को आप गोली मारो। सिंपल से यहाँ पे क्या वैल्यू लिखा गया, 1/6। इट मीन्स अर्थ का कोई ऑब्जेक्ट उठा के हम जाके मून पे रख देंगे तो वो 1/6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 गुना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपसे कह रहा है। मेन मुद्दा वाला जो सवाल है ना वो अब है। अब भाई इतना तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। व्हाट इज द वेट इन न्यूटन? देखो कितना मतलब सवाल घुमा रहा है। वेट इन न्यूटन, अरे भाई वेट जब फोर्स ही है तो फोर्स हमारा न्यूटन में निकलेगा। ये आंसर का ना तरीका होता है आपको परेशान करने का, तो होना नहीं है पहले। तो व्हाट इज द वेट और इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट? सिंपल सा कहा था ना कि देखो भैया कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 10 kg है, तो कितना मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 10 kg दिया गया है। मास दिया गया कितना, 10 kg, ठीक है। ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन, अच्छा व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ? सिंपल सा है, बड़ा आप इसको ऐसे समझिए। आपके पास मात्र एक ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है जिसका है 10 kg। अब आप बताओ कि इस 10 kg मास वाले ऑब्जेक्ट का धरती पे वेट कितना होगा और मून पे वेट कितना होगा? कैसे आप पता करोगे? क्योंकि आपका वेट नहीं दिया हुआ, याद रखिएगा। ये क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थ पे इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा पहले आप ये निकालो। जितना निकल जाएगा उसको फिर हम लोग 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको मून पे भी पता चल जाएगा। इट मीन्स हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मालूम है कौन सा, W = mg लगाना पड़ेगा। अच्छा W = mg ही क्यों फॉर्मूला? क्योंकि इस वाले फॉर्मूला से हमारा वेट निकल जाएगा, पहली बात। और यहाँ पे यदि हम g का वैल्यू अर्थ का डाल देते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा वेट कहाँ पे निकल जाएगा, अर्थ पे निकल जाएगा। और एक बार हमको जब वेट अर्थ पे मालूम चल गया तो मून पे निकालने के लिए उसको सिंपल सा 6 से डिवाइड कर दो, निकल गया, बात खत्म। चलिए तो निकालते हैं W = mg। अच्छा यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा और आप इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मन करे तो ठीक है। आपने यहाँ पे W लिखा, अब आप यहाँ पे छोटा सा E लिख दो। इससे मतलब होता है कि आप जो है ना वेट निकालने जा रहे हैं कहाँ पे, अर्थ पे। E का मतलब अर्थ पे निकालने जा रहे हैं, तो सिंपल सा हो जाएगा। हमारा मास है 10 इंटू अर्थ पे निकाल रहे हैं तो x, अर्थ पे g का वैल्यू कितना होता है 9.8। 9.8 आप यहाँ पे ना 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना 10 हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। हालांकि 10 लेते तो डायरेक्ट 100 आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी आसान है। देखो जब वैल्यू थोड़ा सा लंबा आ जाए तब आप 10 ले लेना, लेकिन जब आपका छोटा सा सवाल रहे कि हाँ तुरंत मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो आप 9.8 ही लेना, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पे 10 लोगे गलत नहीं कर सकता कोई, ठीक है। आगे तो कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। इट मीन्स हैंड्स 98 न्यूटन। इसका मतलब हुआ कि वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है वो उसका वेट अर्थ पे 98 न्यूटन है। तो अब बताइए कि मून पे कितना होगा फिर उसका। तो मून पे कैसे निकालेंगे, W लिख दो और यहाँ पे छोटा सा m लिख दो, सिंपल सा है। और मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ पे है उसमें मात्र 6 से आप डिवाइड करो। तो हमारे पास 98 है, इसको आप डिवाइड कर दो 6 से। चलिए कितना आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। 98 को डिवाइड करो 6 से, तो एक बार में लग जाएगा 6 बार में 36
3 बार में 18 और फिर हमारा 1 मिनट ओह सॉरी 16.33333 ऐसे आ गया है हमारा, बढ़ता रहेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 16.3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो बार बार रिपीट होता रहेगा, इतना आपके लिए काफी है। तो 16.3 न्यूटन। तो हैंस वेट जो निकला मून पे वो निकल गया 16.3 न्यूटन। बस यही आपका आंसर है। यही दो चीज पूछा गया था कि उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास कितना है 10 kg है, उसका अर्थ पे वेट कितना होगा, तो 98 न्यूटन होगा। मून पे कितना होगा, तो 16 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया क्या था। इस सवाल में देखो, इस प्रकार के सवाल में ना आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे कि सर पूछ रहा है वेट लेकिन दिया हुआ है मात्र एक ही वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दूसरा वैल्यू तो आपको यहाँ पे खुद लगाना पड़ेगा ना। केवल मास दिया है तो आपको खुद लगाना पड़ेगा। जैसे अर्थ पे पूछ रहा है तो अर्थ का लगाओ 9.8, मून पे पूछ रहा है तो मून का लगाओ 1.63, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने केवल अर्थ का निकाल लिया और उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो मून पे हमारा निकल गया, क्योंकि हमको फॉर्मूला मालूम था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो 12 नंबर हमारा सवाल कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारा आज का समय भी कंप्लीट हो गया, टाइम नहीं बचा। खैर कोई बात नहीं, हम तो आज पूरा मूड बना के आए थे कि न्यूमेरिकल्स को कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल्स बताते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्मूला हमने पहले आपको बताया तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपको ना बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा फॉर्मूला के लिए कि हाँ भाई कहाँ पे है वो फॉर्मूला, क्या नहीं है। आप एक बार यदि वो 200 फॉर्मूला की जगह पे लिख देते हैं आपका ग्रेविटेशन खत्म, ठीक है। पकड़िए इसको। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अपना चैप्टर जो था ग्रेविटेशन, उसके सारे के सारे फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया और हमसे यहाँ पे आज मात्र टाइम के अनुसार 2 ही न्यूमेरिकल संभव हो पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बचा खुचा जो हमारा न्यूमेरिकल्स रह गया उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे और देखते हैं कल हमारा कहाँ तक हो सकता है। उसके बाद फिर आगे बचेगा तो और भी आगे करके चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कीजिए। किसी फॉर्मूला में कोई दिक्कत रहा हो या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई फॉर्मूला हमसे बताना छूट गया, आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। यदि कोई फॉर्मूला हमारा छूट गया तो आप लोग एक बार उसको भी बताइए। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।